पीडीएम के जलसों की सीरीज का आज सबसे बड़ा जलसा है। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमें इस घंटे में ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। अभी फिलहाल ज़रा ले लेंगे इस वक्त लाइव अकाउंट क्या है। अयाज सादिक साहब के घर के बाहर हमारे नुमाइंदे वासिफ महमूद मौजूद हैं। वासिफ, ये बताइएगा, मरियम नवाज़ कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंची, हमने बताया मौलाना साहब पहुंच चुके हैं, बिलावल कब तक पहुंच रहे हैं और फिर यहाँ से आगे प्लान आपको क्या पता चला, कब तक ये तमाम लीडरशिप मीनार पाकिस्तान रवाना होगी यहाँ से? बिल्कुल, इस वक्त मैं साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी जो पीडीएम की मरकजी क़यादत है तकरीबन यहाँ पर पहुँच चुकी है। मरियम नवाज़ भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँची हैं। मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक और दीगर जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ही देर पहले रवाना हुए थे सरदार अयाज सादिक के घर के लिए और कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुँचेंगे तो अयाज सादिक के घर में सबसे पहले तो उनको जोराना दिया जाएगा। खुसूसी तौर पर घर के खाने तैयार करवाए गए हैं जिनसे जो मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। उसके बाद जो अहम इजलास है तमाम पीडीएम के रहनुमाओं का वो शुरू होगा। इस इजलास के अंदर पीडीएम के आइंदा के लाहे अमल के हवाले से मुशावरत होगी और आज के जलसे के अंदर जो लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा आइंदा के, उसके हवाले से जो तमाम जो ड्राफ्टिंग है वो यहाँ पर की जाएगी, तमाम मुशावरत की जाएगी। उसके बाद रैली की सूरत में तमाम जो पीडीएम की क़यादत है यहाँ से अयाज सादिक के घर जो कि जफर अली रोड गुलबर्ग में मौजूद है, जहाँ से वो गडिश होकर रास्ते मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचेंगे, जहाँ पर आज शाम को। ब्रीफली आसिफ सिर्फ इतना बता दीजिएगा, टाइम है कोई यहाँ से निकलने का? ये जो यहाँ से तमाम क़यादत अयाज सादिक साहब के घर से कब निकल कर मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना होगी? देखें, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद जोहराने के बाद बाकायदा तौर पर इजलास शुरू होगा और कहा यह जा रहा है तकरीबन 3 से 4 बज सकते हैं यहाँ से निकलने में। 3 से 4 बज सकते हैं जब बिलावल भी यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर लंच के बाद तमाम लीडरशिप मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। बहुत शुक्रिया वासिफ, आप मजीद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जनरल साहब, आपने अभी ज्वाइन किया, पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। जो इस वक्त पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की पीडीएम जमातों की तरफ से, वो ये है कि ये हुकूमत जा रही है, बस अब ख़त्म हो चुका, और ये जो उनमें करार था, यानी अब एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में वो अब ख़त्म हो गया। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या वाकई यहाँ पे कोई क्रीडेंस है इस बात में? ये मुझसे सवाल किया आपने? जी जनरल साहब। हाँ, बात यह है कि ये एक नफसियाती दबाव का एक तरीकाकार है, वरना तो तारीख उन्होंने भी देखी है, हमने भी देखी है। जलसों से कभी हुकूमतें गई हैं तो देख लीजिए कि कभी ऐसा हुआ है कि जल्द हुआ और उसको ये तो नहीं होता। जलसा तो एक तरफ रहा, अगर धरने भी आप देख लीजिए तो वो भी बेनतीजा रहे इस मामले में कि बिलाखिर आपको मुज़ाकरात वगैरह की तरफ आना पड़ा। तो इसलिए ये एक इनके अपने जिंदा रहने का एक तरीका है। अगर आप इस तरह शोर शराबा करेंगे तो आप मीडिया में भी रहेंगे, जिंदा भी रहेंगे, हुकूमत में भी हो सकता है कुछ प्रेशर आए। उसके अलावा इसका नतीजा अगर हुकूमत तब्दीली की तरफ आप देखें तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका तो कोई ऐसा है ही नहीं। और फिर ये चीज़ें जो हैं इस लिहाज से भी बेकार होती हैं कि आप सोचिए कि आज जो हुकूमत है अगर उसको आज अनसेरेमोनियसली निकाल दिया जाए तो कल वो इनके साथ क्या करेंगे? वो उसके बाद जाके खामोश होकर घरों में तो नहीं बैठ जाएंगे। जिसकी हुकूमत आएगी उसके बारे में यही कहा जाएगा कि जनाब ये रिग्ड इलेक्शन था, चोरी किया हुआ इलेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी किसी इलेक्शन के बारे में हमने तो ये नहीं सुना। जनरल साहब, लेकिन ये धरना होता है, जलसा होता है, वो आप जो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे कि वो उस 126 दिन के धरने के बाद भी मुज़ाकरात पर जाना पड़ा था, तो ताहिर कादरी भी मिलने गए थे राहील शरीफ साहब को, इमरान खान साहब भी गए थे मिलने राहील शरीफ साहब को। तो इस दफ़ा अगर कोई लॉन्ग मार्च होता है और उसके बाद वो कल्मिनेट होता है एक धरने की शक्ल में, तो क्या ये कमर जावेद बाजवा साहब को मिलने जाएंगे? तब भी मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो कुछ हुआ था वो तो आपको याद होगा कि वो उस वक्त के वजीर आजम की अपनी हदायत पे हुआ था। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जनाब आप बात करें, क्योंकि गालिबन उन्होंने उस वक्त धरने वालों ने कहा कि जी हम सवाए मिलिट्री लीडरशिप का और किससे बात नहीं करेंगे। सही। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। ये इस वक्त बातचीत का तो कोई किस्सा ही नहीं। और फिर जो डिमांड या मुतालबात हैं
वो भी आपके सामने, अगर सिर्फ यही मुतालबा हो कि हुकूमत चली जाए तो वो कौन वो चीफ ऑफ आर्मी साहब करवा के दे सकता है? वो कोई भी नहीं करवा के दे सकता। तो ये सारी चीज़ ये इसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं और अपनी पावर वगैरह दिखा के, और फिर देखें जलसे में आप पूरे पाकिस्तान से लोग पकड़ के ला के इकट्ठे कर, उनकी इलेक्टोरल उसको इलेक्टोरल विक्ट्री में अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो उसका तो कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि कोई कहीं से, कोई शेखुपुर से आया हुआ है, कोई गुजरांवाला से आया होगा, कोई सियालकोट से पकड़े हुए हैं, वो वापस चले जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल मेड जनरल साहब। ब्रेक पर जाने से पहले हिलाली साहब से मैंने चूंकि एक सवाल किया था, इमरान साहब मैंने आपकी तरफ आना है, लेकिन ब्रीफली हिलाली साहब का उस पर ज़रा आज रिप्लाई क्या है। हिलाली साहब, क्या ऑप्शन इनके पास? ये जो काम निकाला चाहते हैं वो पूरा तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई फायदा ही नहीं होगा इस सारी मूवमेंट का, और ये जो भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो ये गेन करेंगे उससे। बस ठीक है, ये जो जनरल साहब आपको कह रहे थे, बेसिकली वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अपने फॉलोअर्स को वो थोड़ा सा जज्बा देंगे, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं कि हाँ हम मार्च कर सकते हैं, निकल सकते हैं, इनको गाली गलौज दे सकते हैं और हमारे पास कोई फॉलोइंग है। हालांकि मैं रिपीट करता हूं कि मैं जानना चाहूँगा कि ये प्राइवेट मिलिशिया जो लोग लेके आए हैं, ये डंडा फोर्स जो दूसरों एक पार्टी का है, और उसके अलावा जो रोबोट्स और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको अगर अलग कर दें तो मुझे बताएं जेन्युइन पब्लिक में कितने लोग आए हुए हैं। वर्कर्स को भी आप निकाल दें तो आई थिंक के ये होता रहता है, हमारा रिवाज है और ये होता रहेगा। अब मैं सिर्फ डर रही है, दो चीज़ों के डर है, जल्दी से मैं बता दूं। एक है टेरर अटैक, जिसके बारे में वो NCOC का सुना है, वार्निंग भी आ गया है, और दूसरा है स्पाइक इन इन्फेक्शंस, वो भी हो रहा है। तो आई मीन ये कब तक चलेगा ऐसा? ये खेल मजाक नहीं है, ये मौत की बात है भाई, जिंदगी और मौत की बात है। आपने देखा मुल्तान में क्या हुआ डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद, 60% वो स्पाइक हुआ। तो ये कब तक चलेगा ये गैर जिम्मेदारी, इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स? और उसमें दोनों का हाथ है, हुकूमत का भी उसी तरह से, जो अगर उनका एक सेन किस्म का रवैया होता हुकूमत का और इस नहज पर मामला ना पहुंचते इमरान याकूब साहब, मईशत खतरे में पड़ी हुई है। रोज़ ये कहा जाता है कि मुल्क को तबाह कर दिया, ना अहल है ना लायक है, और काउंटर प्रोडक्टिविटी उसकी ये है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, जो मार्च आप करने जा रहे हैं और जो धरने देने जा रहे हैं, ये पहले आप ही की लॉजिक रही है, आपसे मतलब कि अपोजिशन की लॉजिक रही है कि इन धरनों ने माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। तो एक तरफ कह रहे हैं कि मईशत डूब रही है और दूसरी तरफ मजीद डुबोने की एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं। बाजवा साहब, पहली बात तो ये कि हिलाली साहब बड़ा दर्द दिल रखने वाले और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उन्हें आवाम का भी बड़ा दर्द होता है, पॉलिटिशियन से तो बहरहाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या करें कि इनको ये तो नज़र आ रहा है कि जी अपोजिशन के जलसों से स्काइप ये जो है ना कितना बढ़ रहा है कोरोना। लेकिन कोरोना हिलाली साहब ये भी तो देखें कि हुकूमती लोग जो बाज नहीं आते। 3 दिन पहले यहाँ लाहौर शहर में म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ है, सुन लें हिलाली साहब, यहाँ लाहौर शहर में म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ है जिसमें फयाजुल हसन चौहान साहब भी मौजूद थे, जिसमें इब्रारुल हक साहब भी मौजूद थे, जो हिलाल अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन भी है, और वो सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने वहाँ 1 घंटा परफॉर्म भी किया है। लोगों के साथ सेल्फियां भी दोनों बनवाते रहे हैं, किसी ने दोनों में से मास्क नहीं पहना हुआ था उनके साथ, किसी ने। बात ये है कि हुकूमत ना बाज आ रही है ना अपोजिशन बाज आ रही है, यहाँ हर एक को सिर्फ अपने अपने मकसद की पड़ी है। तो बाजवा साहब, इसी जवाब में आपके सवाल का भी जवाब है कि इन लोगों को मुल्क से क्या लगे, इन लोगों को आवाम से क्या लगे। इनको तो है कि हम अपना गोल किस तरह से अचीव कर सकते हैं, हम अपना मकसद किस तरह से पा सकते हैं। इकोनॉमी बैठ तो इमरान साहब, मुल्क से किसी को भी नहीं आपके ख्याल में? आप कह रहे ना हुकूमत को है ना अपोजिशन को है, ये जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है ये बिल्कुल इन्हें किसी किस्म का आवाम का दुख नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क से मुझे बता दे किसका रवैया ये साबित कर रहा है कि उसे मुल्क का फिक्र है, ना हुकूमत का ना अपोजिशन का। इकोनॉमी बैठ रही है तो बैठती रहे, हमें क्या। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक ये चीज़ें सारी पूरी तरह से नहीं होंगी, ये जो हमेशा मेरे दोस्त बड़े भाई हैं सईद काजी साहब, ये हमेशा जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो हमेशा इस तरह की बात करते हैं, तो हम इनका आपस में कई दफ़ा मजाक भी उड़ाते हैं, इनसे नाराज़ भी होते हैं। लेकिन यकीन करें, अब मुझे लगता है ऐसे है कि काजी साहब सही कहते हैं, यहाँ इनकलाब आके रहेगा। एक सवाल मेरा भी है जी। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मईशत खतरे में,
किसकी? बिलावल साहब की खतरे में? यही तो मेरा मुझे बताया ना, सर, मौलाना फजल रहमान की मैशत खतरे मुल्क में? की भी है ना, नहीं, मतलब नहीं, मुझे बताया ना, क्या रात को उनको कोई किसी पे ज़कात वाजिब हो गई है, या रात को खाना नहीं मिलना उन्हें? अभी ये करोड़ों रुपए, ये एक जलसा करोड़ों रुपए का होता है, ये किधर से आ रहा है? मुझे बताए ना कि इनमें से जो लोग सामने खड़े हैं, इनकी निजी मैशतें देखें और फिर उसको और देखें। और एक और मैं दोबारा बात दोहराता हूँ, एक इनकी निजी मैशत है और इन्होंने ही हमारी मैशत चलाई है इस मुल्क की, इसी तबके ने। ये दो मैशतों की समझ नहीं आती, एक का कोई इंतहा ही नहीं है बुलंदी की और एक की पस्ती की इंतहा नहीं है, तो मैशत हमारी खराब है और वो इनकी वजह से खराब है। ऐसे ही जी प्लीज। अपने काजी साहब, जो अभी इमरान साहब बात कर रहे थे, ये जो ब्लीक सूरत हाल है, ये मतलब सूरत हाल वो है कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मामला जाएंगे कहाँ पे, लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए, गुनाह है। तो आपको कुछ सोल्यूशन क्या नज़र आता है? वो आप पहले भी काजी साहब बता चुके हैं कि जो मामला जिस नहज पे पहुँच सकते हैं, लेकिन वे आउट इसमें से कोई नजर आ रहा है? वे आउट ये है कि अगर आप सर प्लीज बताएंगे, वे आउट बताइएगा, वो ना कहिएगा कि बिल्कुल दीवार के साथ सब पाकिस्तान में आपको बता दूं, ये जितनी पार्टीज जो हैं, पहले चाहे वो गैर जमहूरी दौर हों या ये लोग हों, मुझे लगता है तारीख में ये इररेलेवेंट हो चुके हैं। जो तारीख के सवाल उठ के खड़े हो गए हमारे सामने, गुर्बत का, तालीम का, पानी का, उसका तो कोई आंसर देने को तैयार नहीं है और इस तर्ज मैशत को ये बदलने को भी तैयार नहीं है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि सब बड़ी सादा ज़बान में दोबारा कहूँगा कि ये मैशत उस भैंस की तरह है जिसका चारा 22 करोड़ लोग इकट्ठा करते हैं, 5-7 आदमी इसका दूध लेकर चले जाते हैं और उस दूध की बाल्टी पे इनकी लड़ाई हो रही है। मैं बिल्कुल सादा ज़बान में आपको बात बताऊँ तो हमें एक दोबारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मगर इज एनी बॉडी केपेबल ऑफ इवन इसका मेंशन करने के भी वो काबिल है या नहीं है, ये इशू है। हम बंद दरवाजे में खड़े हैं और एक रिमाइंडर है, बड़ा वार्निंग है, आपके हमसाये में जो हो रहा है, सब पार्टियों से बगावत करके लोग सड़कों पर है, उससे पहले हमें कुछ कर लेना चाहिए। जी बाजवा साहब। ठीक है जनरल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? आपको भी ये इतनी ही मायूस कुन सूरत हाल नज़र आ रही है? और आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की काजी साहब बात कर रहे हैं, वो करना किसने है, कहाँ से होना है? बातें करने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो सकता है इस बंद गली से निकलने के लिए? जनरल साहब देखिए, अगर खुद गर्जी से बाहर आ जाएं फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। अब ये जो कुछ किया जा रहा है, ये इसमें कोई आवाम का तो भला कहीं भी नहीं है। एक तरफ हम गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि ये बीमारी फैलेगी, या ये कि कोई अगर खुदा न खास्ता वाक़या ऐसा हो जाता है तो जाने चली जाएं, ये सारी चीज़ें तो बाहर अभी फौरी तौर पे आपको हो जाएगा मसला। लेकिन आप देखिए कि इस सारे काम में कोई कंस्ट्रक्टिव पहलू है। आपने कहा था कि अभी बात हो रही थी कि ये हुकूमत वाले भी ये काम करते हैं, इनके भी इन्होंने कोई म्यूजिकल फंक्शन वगैरह किया, तो ये भी गलत है। असल चीज ये है कि जिम्मेदारी का सबूत कोई भी नहीं दे रहा। नतीजा ये कि वो जो अवामी मसाइल हैं उसमें तो बात ही नहीं हो रही, और अगर करना भी हो तो वो जाके पार्लियामेंट में बात होगी। जो आज महंगाई की या कोई और बात करते हैं, अगर आप जलसों में सुन लें तो महंगाई के ऊपर शायद कोई ऐसे थोड़ी सी बात है। बिल्कुल ठीक है, चलो जल्द सब आगे बढ़ते हैं चले इन थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं, आपके ख्याल में ऑपोजिशन के पास अगला लाएअमल क्या है, अगला ट्रम्प कार्ड इनके पास क्या है? इस्तीफे, और क्या वाकई ये इस्तीफे देंगे? और क्या ये सेनेट से भी देंगे, सूबाई असेंबलियों से भी देंगे, नेशनल असेंबली से भी देंगे, और पीपल्स पार्टी सिंध से भी इस्तीफा देगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस्तीफों के ऊपर इनका अपना मेरा ख्याल इत्तफाक राय नहीं है, और वो वाज़ेह नजर हमें भी आता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी, देखिए पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी स्टेक है, सिंध की गवर्नमेंट उनके पास है, जहां पे वो सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, और फिर उनके करप्शन के केसेस और चीजें, उनके शवाहिद और सब कुछ वो भी सिंध में, लिहाजा वो सिंध की गवर्नमेंट को छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इस्तीफे दें तो उसका भी नतीजा को खास नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर नए इलेक्शन करवा देती है, कोई लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं, और उसका चांस ये बनता है कि हुकूमत को ही ज्यादा अक्सरियत मिल जाती है पहले से, ये बाइकआउट करेंगे तो करते रहे, बैठे रहे, कोई और खड़ा हो जाएगा उनके मुकाबले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इमरान साहब, अभी साद रफीक साहब ने ये बात की है कि इस्तीफे दे भी दें, दोबारा इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट्स तो कोई मानता ही नहीं है, वहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला धांधली चलती है। ये भी साद रफीक साहब कह रहे थे। ऑप्शन क्या है सर, लास्ट रिजॉर्ट? बाजवा साहब, मैं जनरल साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। अब आप महंगाई से जितने तंग आ चुके हैं, इस आप देख लेंगे खास तौर पे पंजाब में, तो आपको पीटीआई के लोग अब उस तरह पीटीआई को वोट नहीं देंगे। आप देखेंगे कि अपोजिशन वाले ज्यादा सीटें जीतेंगे। अब मैं अर्ज करूं, एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, फिर इलेक्शन की बात नहीं ना हो रही है, मेरी गुजारिश तो सुने ना। अब जब हालात इस कदर पहुंच जाते हैं ना, फिर मरने मारने की सिचुएशन आ जाती है। आप क्या समझते हैं कि अब अगर इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन हो
तो क्या उस वक्त फिर अपोजिशन इस बात की कोशिश नहीं करेगी कि वहाँ पे हुकूमत ज़्यादा धांधली ना कर सके? बिल्कुल। मरियम नवाज ने आज क्या कहा है? उन्होंने आज कहा जी ये पीडीएम की कॉल पे अवाम नहीं बल्कि अवाम की कॉल पे पीडीएम वाले आए हैं। ख्वाजा साद रफीक की आप बात सुने तो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमने तो जब भी बात की उन्होंने आगे से हमारा मजाक उड़ाया। तो बात ये है कि आपको अपोजिशन को भी स्पेस देना पड़ेगी, बिल्कुल ठीक, आपको उनकी भी बात सुनना पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत भी अगर इतनी हठधर्मी से काम ले तो फिर अपोजिशन को मौका मिलता है। हुकूमत का किरदार हमेशा बड़े भाई का होता है, हुकूमत को आगे बढ़ के मामलात को हल करना होता है। ये नहीं कि आप हर बात पे उन्हें कहे तुम चोर हो हम बात नहीं सुनते, तुम लुटेरे हो हम बात नहीं कह रहे हैं ना। इमरान साहब, गवर्नर साहब की ड्यूटी लगाई गई है कि आप जरा राब्ते आप दोबारा जरा खोलें और मनाएं इनको कि इस्तीफे देने पर ये सब मामला ना आए। इसके बाद हमारे साथ वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले जफर हिलाली साहब, आप पीपल्स पार्टी के बहुत क्लोज भी रहे हैं, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा था कि क्या लगता है आपको इस्तीफे देने में ऑपोजिशन कितनी सीरियस है, पर्टिकुलर पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली से इस्तीफों में कितनी सीरियस है? मेरे ख्याल में देखिए जी, जब बेनज़ीर एक वक्त मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी जब मैंने एक इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। कोई मेरे ख्याल में कोई लोग कौन सा इलेक्शन था मुझे याद नहीं है, मगर ये मुझे ज़रूर याद है उन्होंने, जी हाँ, तो उन्होंने कहा इलेक्शन को कभी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, पार्टी पे भी बुरा असर होता है और जज्बा पे भी बुरा असर होता है लोगों के सपोर्टर्स के। तो मेरे ख्याल में अगर देखिए अगर वो उनका ख्याल था, चलिए इस वक्त क्या इम्पैक्ट होने वाला है, नेशनल असेंबली पे रेजिग्नेशन से कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा उसकी फंक्शनिंग पे, और सेनेट इलेक्शंस भी पोस्टपोन नहीं होंगे बल्कि आसान हो जाएगा गवर्नमेंट को अपने लोगों को इलेक्ट करवाने। तो ये इसका देने का फायदा क्या है? अच्छा, तो आसान हो जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम जितना कुछ कर रही है ये आसानियां पैदा हो जाएंगी हुकूमत के लिए। जनरल साहब, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेते हैं? सेनेट इलेक्शन में कोई मुश्किल नहीं क्रिएट होगी हुकूमत के लिए, गवर्नेंस तो खैर जैसी चल रही है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग मार्च हो जाए या वहां पर जाकर धरना दे दिया जाए तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं बल्कि आसानियां पैदा हो रही हैं। देखिए, बात यह है कि हुकूमत अपना तौर पे अपने इंतजाम करेगी और लॉन्ग मार्च को मुख्तलिफ जगहों पे कन्फाइन भी किया जा सकता है। जिस तरह के इमरान खान ने दूसरे धरने के लिए कोशिश की थी तो PMLN ने वहाँ मुख्तलिफ रस्तों पे उनके जो जुलूस आने वाले थे उनको रोक दिया जी, अटक पुल पर रोक दिया था। इमरान खान कर दिया गया था, बनी गला से बाहर नहीं आ सके। तो ये तो सारी चीजें अगर हुकूमत अपनी प्लानिंग के तहत करे तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरत है, ये भी आप समझ लीजिए कि अगर आके किसी एक जगह बैठ जाए, मौलाना बैठे रहे थे कई दिन या इमरान खान बड़े दिन बैठे रहे, तो उससे मसला हल नहीं होगा, उससे कोई इस्तीफा दे के नहीं जाएगा। एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं अभी बात करना चाह रहा था कि वो आगे आप निकल गए, ब्रेक हो गई, वो ये कि अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान की हुकूमत अच्छी नहीं है, जैसे आप भी कह रहे हैं, लोगों ने भी कहा कि जनाब महंगाई हो गई, तो उसका हल ये है कि जिन दो को पहले हमने डिस्कार्ड किया था, रिजेक्ट किया था, उनमें से किसी को वापस ले आएंगे। हल है। अभी मैं सईद गनी की तकरीर सुन रहा था, सईद गनी से पूछे कि कभी उसने जरदारी की करप्शन पे क्रिटिसाइज किया है? अपने इतने चोरियां, इतने डाके, इतना बुरा हाल मुल्क का किया हुआ, एक एक अदारा इन्होंने बर्बाद किया। जब 2008 में पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली थी, स्टील मिल भी प्रॉफिट में थी। ठीक है जनरल साहब, लेकिन डिसाइड तो अल्टीमेटली जमहूर नहीं करना है ना, डिसाइड अल्टीमेटली लोगों नहीं करना है। अगर वो बर्बाद होना चाह रहे हैं तो कोई क्या कह सकता है? बात है कि इनको खुद सोचना चाहिए। ये दूसरे को कहते हैं, खुद धोखा नहीं दे रहे आवाम को। आप कह रहे हैं आपको सिर्फ दाल टपक रही है कि हमारे हवाले कर दे कोई। अब ये हवाले कर देना क्या मुल्क के मुफाद? ये ठीक है कि डेमोक्रेसी में लोग, लेकिन लोगों को बेवकूफ जब हम बना रहे हैं तो किसी न किसी ने लोगों के अंदर शऊर भी पैदा करना है। वो हम है, मीडिया है। अगर ये सियासतदान सबको बेवकूफ बना रहे हैं और आज की हुकूमत भी बना रही है, तो आपके पास कोई और चॉइस होनी चाहिए। वो तब होगी जब हम आके कुछ दुरुस्त बात करेंगे। हम वकालत करनी शुरू कर देंगे। पॉइंट क्लियर किया सर आपने। इमरान साहब, तकरीर के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले हम ब्रेकिंग भी दे रहे थे कि मरियम नवाज की जो तकरीर है उसका कंटेंट फाइनल किया है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मुशावरत करके आज की तकरीर का कंटेंट फाइनल किया है। कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की तकरीर में, या ये वही तकरीर होगी बेसिकली जो वो पिछले बहुत से जलसों में करती आई?
बाजा साहब पहले तो मेरे से ये खबर ले लें कि ये कंटेंट अब फाइनल नहीं हुआ, ये परसों से फाइनल हो चुका है। लिहाजा ये कहना कि अब उन्होंने फाइनल किया, ये बिल्कुल गलत है। परसों उनकी तकरीर का कंटेंट फाइनल हो गया था और वो परसों से उन्होंने बाकायदा अपनी प्रैक्टिस भी कर ली, देख भी लिया कि किस चीज़ पे क्या। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो अपने वालिद के साथ मुसलसल राब्ते में, आज इस वक्त वो निकली हैं वहाँ रायविंड से अपने घर से, उस वक्त भी निकलने से पहले भी उनकी अपने वालिद के साथ टेलीफोन पे तकरीबन 10-12 मिनट तक बात हुई है और उसके बाद वो वहाँ से निकली। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ते में। मियाँ नवाज शरीफ की जो तकरीर है वो रिकॉर्ड भी हो चुकी है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि यहाँ उस वक्त अगर जैमर होते या नेट की कोई प्रॉब्लम होती या कोई और उन्हें मसला होता तो इसलिए उन्होंने वो रिकॉर्ड करके रख लिया। पीडीएम की क़यादत ने ये सारा फैसला कर लिया हुआ है। ये जो अब आज ज़हराना होगा, फिर इनका इजलास है, ये सारी चीज़ें आवाम को ये दिखाने के लिए होती हैं। एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो एक हार्ड हिटिंग तो थी, डायरेक्ट हिटिंग जो थी वो आज भी होगी? देखिए ये तो उनकी तकरीर सुन के ही पता चलेगा, हमने तो ना उनकी तकरीर लिखी है ना पढ़ी है। वो मैं क्या आपको पता है ना कि परसों लिख ली गई थी तो शायद कुछ लीक हो गया। गुजारिश ये है कि वो हार्ड हिटिंग तो होगी उनकी, लेकिन डायरेक्ट, हाँ जी, अब ये तकरीर सुन के ही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। काजी साहब आपकी इस पे टेक क्या है? कुछ वो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ब्रेक में ही बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को कहा जाता था कि जब आते हैं एक ही तकरीर कर देते हैं, तो ये ऑपोजिशन जमातें भी जब आती हैं बहुत अरसे से एक ही तकरीर कर रही हैं, कुछ आज डिफरेंट तकरीर में हम एक्सपेक्ट करें। इसी तरह जिस तरह हमें जहाँ के दौर में लगता था खबरनामा साल में एक ही दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो ये भी वही एक ही कैसेट है जो चल रही है। और उसमें उसका मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मकसद है ना, मकसद क्या है कि भाई हम पुराने इनके चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट ने इनके बड़ा इनका ख्याल रखा, अब वो कहते हैं भाई ये क्या हो गया, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। और वो राइट टू रूल जो है वो अपना बिल समझते हैं, तो ये लड़ाई है। तो ये इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। देखिए बात ये है क्या करेंगे, क्या यहाँ हम रेड कारपेट डाल के बुला लें मियाँ साहब को जो आ जाएँ, अदालतें जो हैं उनको कहें जी आपके फैसले जो है वो आप ख़त्म कर दें, कैसे हो, ये कैसे होगा? ये इस तरह मुझे होता नज़र नहीं आता। मूवमेंट इनके पीछे बनेगी कोई नहीं। उसकी वजह क्या है, जैसे मैंने पहले बात कही कि वो कह रहे हैं खान साहब के साथ अहदो पैमा ख़त्म करें, उसके बाद अगली तो ये देखना मूवमेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि आपकी मैशत एक जैसी हो। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये ऊपर जो खड़े हैं ये और लोग हैं, नीचे जो बेचारे हम जैसे सुनने वाले चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, ये और लोग हैं। ये दो कौमें बन चुकी हैं। ये है आपका असल दो कौमी नज़रिया। तो जब तक जो अपनी कौम अपने लीडर तराश के नहीं लाती, ये खेल लगा हुआ है। आप भी देखें, हम भी शुगल देख रहे हैं। तो लीडर तो यही है ना, इनमें से कहाँ से नए तराश के ले आने हैं? आप तो 50 साल नहीं आएंगे तो आप खज्जल होते रहेंगे। हम कोई बात नहीं, वो तो तारीख में होती रहे। अल्लाह ताला खैर करे। जनरल साहब आपको क्या लग रहा है प्रेशराइज करने में और कुछ अपना को फ़ायदा स्क्वीज़ करने में थोड़ा बहुत ही निकले? कामयाब तो होगी ना पीडीएम, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ये सही है ला हासिल है, कुछ निकलना ही नहीं इसमें से। देखिए आप पिछली तरीकें देख लें, क्या निकला। अभी इमरान साहब बात कर रहे थे इससे पहले कि महंगाई है, लोग बिल्कुल तंग हैं। मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त पे, अयूब खान के वक्त पे जो चीनी महंगी हुई और उससे एक उबाल आया और लोग बाहर आए, उसके अलावा मैंने पिछले 50 साल में कोई ऐसी तहरीक नहीं देखी जो महंगाई की वजह से। मैं जसारत करूंगा, इमरान खान के धरने से क्या नवाज शरीफ की हुकूमत कमजोर नहीं हुई थी? कुछ तो निकला था। नहीं, कमजोर क्या होना। देखिए ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, उसको तो बहुत ज्यादा तकवीयत मिल गई। हुआ ये कि उसने फौज का नारा लगा के पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी कर दी। वो जो उसके खून के प्यासे थे वो उसके साथ खड़े हो गए, तो वो तो मजबूत हुआ। क्योंकि जब आपको पार्लियामेंट में हमायत मिल जाती है, पीपल्स पार्टी इनको सुबह से लेकर रात तक चोर 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 कहती थी। जरदारी कहता था कि जनाब ये इसके साथ तो हाथ मिलाना गुनाह कबीरा है, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा हमें। ये सारी तकरीरें होती नहीं, लेकिन जब ये खतरा एक सामने आया इकट्ठे, तो सारे इकट्ठे हो गए, तो उसको तो ताकत मिल गई। कमजोर कैसे हुआ? कमजोरी उनकी होनी शुरू हुई है पानामा के बाद। तो ये कहना कि ये कमजोर होंगे, उससे कमजोर नहीं होते। ये असल किस्सा ये है कि ये सारा प्रेशर, ये सारा जो अंदर से मुकदमा चल रहे थे, हालांकि मुकदमात में भी इनको सजा किसी को नहीं हो। हमारा नैब जो है वो एक रास्ता देता है कि आप अदालतों के जरिए बरी होके जाएं ताकि सिक्का बंद हो, आपके पैसे भी बच जाए, चोरी चकारी भी बच जाए,
और आपकी सियासत भी बच जाए। लिहाजा सजा तो कोई नहीं, लेकिन ख्वारी जरूर है कि आपकी बदनामी हो रही है, कुछ हो रहा है, ये वो मसला है। उसके अलावा क्या मसला है आप मुझे बता दें कि जब मुख्तलिफ हुकूमतें पिछले दौर में आई, उन्होंने कौन से ऐसे इकदाम किए जिससे कि कर दे। आप कह रहे हैं कि जनाब मैं जल्द साहब ये बात कर रहा था कि PMLN वाले खुद कहते हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी थी वो उस पर स्पेस हमसे सीड हुई और वहाँ पे फिर एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन करना शुरू कर दिए थे, तो ये एक कमजोरी की वो बात करते हैं यहाँ पे। और ट्रांसमिशन का यहाँ पे चूंकि अभी का ये वक्त खत्म हो गया, लेकिन सिलसिला आगे जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, याकूब खान साहब, सईद काजी साहब। कुछ देर बाद हेडलाइंस के साथ वापस आते हैं।